नमस्कार, आप सभी का योगेन सम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग का प्री बीएड और प्री डीएलएड का एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए मैं टॉप एमसीक्यूज लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर के बेस पे है, तो टॉप एमसीक्यूज देख लेते हैं अपन कि टॉप एमसीक्यूज कैसे आते हैं प्रीवियस ईयर में। यहाँ आप लोग को दिया है, एक साइड शिक्षक का दृष्टिकोण दिया है, सेकेंड साइड आप लोग को विवरण दिया गया है। तो अधिनायकवादी दिया गया है, लोकतांत्रिक दिया गया है, उदासीन दिया गया है, पोषण करने वाला दिया गया है, निर्णयात्मक, मतलब ऐसे स्वभाव के, ऐसे दृष्टिकोण के शिक्षक और उनका स्वभाव दिया गया है नेक्स्ट साइड। ठीक है, तो हमको मैच करना है। तो सबसे पहले देखो भाई, पहला क्या बोलता है, उदासीन देख लेते हैं। और इधर उदासीन मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जो क्या करता है, कमी दिखाता है। उदासीन लोग क्या होते हैं, कमी दिखाते हैं, थोड़े अलाल टाइप के होते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, छात्रों की भागीदारी और सहयोग को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ये नहीं होगा। छात्रों की प्रगति के प्रति चिंता की कमी दिखाता है, तो ये आप लोगों का क्या हो सकता है, उदासीन में आ सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, पांचवे का सी मैच कर रहे हैं। और एक देख लेते हैं निर्णयात्मक। निर्णयात्मक आपका किस टाइप का होता है कि ये आप लोग को अक्सर छात्रों का आलोचना करता है, उन्हें लेबल करता है। ये आपका क्या आ जाता है, निर्णयात्मक में आ जाता है। तो देख लेते हैं कि पांचवा का सी आपका कहाँ कहाँ आ रहा है। सबसे पहले ये मैच करते हैं कि हमको क्लियर कट पता है, कमी दिखाता है मतलब उदासीन होता है। तो सी में पांचवा किस में आ रहा है, देख लेते हैं। सी में पांचवा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सी में पांचवा एक ही में दिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्लियर कट पता है। उदासीन मतलब क्या होता है, एक ही ऑप्शन देख के यहाँ सही आंसर हमें पता चल जा रहा है। उदासीन मतलब कोई डाउट नहीं हमें कि छात्रों की प्रगति के प्रति चिंता की कमी दिखाता है। उदासीन का मतलब यही होता है ना, कमी दिखाना। उदासीन है वो इंसान, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो कोई मैच खा ही नहीं रहे इससे। छात्रों की भागीदारी सहयोग को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करने वाला उदासीन कहलाता है क्या, नहीं। बाकी आज्ञाकारिता की मांग करता है, शिक्षार्थी के इनपुट को हतोत्साहित करता है, ये भी नहीं आएगा। हतोत्साहित वाला काम ये नहीं करता। अक्सर छात्रों की आलोचना करते, ये भी नहीं आएगा। तो आप लोगों का क्लियर कट एक ही ऑप्शन से हमें क्लियर कट आंसर दिख गया कि क्या हो जाएगा, पहले का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, पौलाव द्वारा कुत्ते पर किए गया सहयोगी सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले वो क्या करता है, भोजन प्रदान करता है, राइट। सबसे पहले वो क्या देता है, भोजन देता है। वो जो सिद्धांत, पौलाव का सिद्धांत है, ये मैं पढ़ाया हूँ, कोर्स में भी अवेलेबल है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब में कुछ डेमो क्लास भी डले हुए हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पौलाव द्वारा कुत्ते पर किए गए सहयोगी सहज क्रिया को क्रमबद्ध करना है। तो पहला बोलता है भोजन प्रदान करना, दूसरा बिना भोजन के लात टपकाना, फिर घंटी बजाना, फिर घंटी बजाना और भोजन न देना। तो ये जो क्रम है, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, भोजन प्रदान करते हैं, राइट। फिर बिना भोजन के लात टपकते हैं, भाई भोजन प्रदान करेंगे, फिर क्या होगा, लात टपक जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, घंटी बजाएंगे, तो घंटी बजाएंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सी, पहला क्या दिया है, सी। सी क्या हो जाएगा, घंटी बजाना। घंटी बजाने के बाद ए क्या बोलते हैं, भोजन प्रदान करना। फिर डी क्या बोलते हैं, बिना भोजन के लात टपकना, घंटी बजाना और भोजन न देना। तो देखो सीक्वेंस कैसा जम रहे इसका। सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा भाई, घंटी बजाऊंगा। घंटी बजाने के बाद उसे क्या दूंगा, भोजन प्रदान करूंगा। भोजन प्रदान करूंगा, फिर क्या होगा, घंटी बजा के भोजन नहीं दूंगा। तो ये सही हो जाएगा। तो राइट पहला ये हो रहा है, फिर सेकंड ये हो रहा है, फिर तीसरा ये हो रहा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, घंटी बजाऊंगा, फिर भोजन दूंगा। अब उसका आदत बन गया कि घंटी बजता है फिर भोजन मिलता है बोल के, तो वैसे ही उसका आदत मतलब बना हुआ है। तो आगे जब घंटी बजाऊंगा और भोजन नहीं दूंगा, तो क्या हो जाएगा, उसका लाट टपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का पहले क्या आ जाएगा, सी, उसके बाद ए, सी ए और डी, सी ए और डी, सी ए और डी। तो ये आप लोग का दिख रहा है सी ए डी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती है। संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी, उदाहरण स्थापित करना, मान्यताओं को परखने की इच्छा, गलतियों को स्वीकार करना। तो कौन कौन महानता को दिखाए भाई, उदाहरण स्थापित करना राइट हो जाएगा, मान्यता को परखने की इच्छा राइट है ये भी, गलतियों को स्वीकारना ये भी महानता को दर्शाता है। कोई आदमी गलती को अगर स्वीकारता है तो क्या करता है, महानता को दर्शाता है। लेकिन ये एकदम सक्रिय रहना 24 घंटा, ये कोई महानता वाला बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या हो सकता है, बी सी डी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी सी एंड डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जब शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि है तथा उस पाठ को सीखने से उसे खुशी मिलती है, इसका मुख्य कारण क्या है। भाई इंटरनल जो उसका है मोटिवेशन वही हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरण से होगा क्या, नहीं भाई। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंतरिक अभिप्रेरणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखते हैं, वह शिक्षण कहलाता है।
औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक या प्रासंगिक। भाई औपचारिक मैं पढ़ाया हूँ, वहां भी बताया हूँ कि औपचारिक में क्या होता है, फॉर्मेलिटी, उसमें कुछ नियम कानून होते हैं, उसके अंदर ही आपको कार्य करना होता है। जबकि अनौपचारिक उसमें नियम कानून नहीं होता, मतलब रिश्तों के अकॉर्डिंग ही जैसे बोल के एक दूसरे के विश्वास में चल जाता है। तो यहाँ क्या बोलता है क्वेश्चन में, शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियम, खास तरह के नियम आया मतलब क्या हो जाएगा वो औपचारिक, जहाँ फॉर्मेलिटी निभाना होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वहां आपको समझ जाना है कि ये औपचारिक आंसर सही हो जाएगा। तो पांचवा का ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद छठवा बोलते हैं, छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्य से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्रों की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। तो इसमें छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल पड़ेगा, प्रतिकूल पड़ेगा, सकारात्मक की नकारात्मक। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में बांट के भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्य से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्रों की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। भाई छात्र को थोड़ी पता है कि उसमें क्या टैलेंट है, वो क्या कर सकते हैं, तो शिक्षक क्या करता है उसकी योग्यता को पहचान के उसे एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। तो ये क्या है, अनुकूल प्रभाव है, प्रतिकूल थोड़ी पड़ेगा भाई। तो क्या हो जाएगा, छठवें का ये अनुकूल प्रभाव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां, कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधि कौन अलग है, प्रभावशाली एवं योग्य शिक्षक, उचित संचार, परामर्श केंद्र या तानाशाही शिक्षक। देखो 3 पॉइंट मिलता जुलता लग रहा है, प्रभावशाली एवं योग्य शिक्षक, ठीक है, प्रभावशाली एवं योग्य शिक्षक, तानाशाही शिक्षक तो नहीं होगा, उचित संचार और परामर्श के, ये तीनों ही मिलता जुलता लग रहा है। तो कौन मिलता जुलता नहीं है, तानाशाही शिक्षक, ये मिलता जुलता नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, मनोवैज्ञानिक व उनके द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांतों को सुमिलित करना है। थार्नडाइक कौन सा दिया है भाई, पढ़ाया हूं मैं, ये सब मैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्री बीएड प्री डीएलएड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कि थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया वो मैंने पढ़ाया हुआ है और डेमो के रूप में डाला हुआ है। कोर्स में सारे सिद्धांत को मैंने पढ़ा हुआ बहुत सारे, तो वो सब चीज को आप कोर्स में भी देख सकते हैं और चाहे तो यूट्यूब में कुछ डेमो डाले वहां से भी आप देख सकते हैं। तो थार्नडाइक क्या होता है भाई, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। कोहलर क्या दिया है भाई, कोहलर आप लोगों का दिया है सीखने का अंतर दृष्टि का सिद्धांत। तो डी का पहला किस में आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो डी का पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ए का तीसरा थार्नडाइक का क्या हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8वें का ए हो जाएगा। थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है भाई आप लोगों का, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, जबकि पॉलो ने कौन सा सिद्धांत दिया है आपका, बी का चौथा मतलब क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत। और सी बी.एफ. स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया भाई, ऑपरेंट अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। तो सी का दूसरा हो जाएगा ऑपरेंट अनुक्रिया सिद्धांत। उसके बाद डी दिया है कोहलर, तो डी का पहला हो जाएगा सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये सारे ही टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट भी बना है, कोर्स में भी है, तो आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है या कोर्स में सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ने हैं सारे पार्ट को, तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। कोर्स हमारा लॉन्च है, अभी भी परचेज कर सकते हैं, आने वाले 10 15 20 दिन में भी कर सकते हैं। तो आप हमारा कोर्स परचेज कर लें और हमारी प्री बीएड प्री डीएड की जो आपका तैयारी है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। कोर्स परचेज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो इस नंबर 8770123687 इस नंबर पे डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कोर्स परचेज से रिलेटेड कोई जानकारी हो, कोई समस्या हो तो ये नंबर डायल करना 8770123687। इस नंबर पे आपको कोर्स परचेज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये नंबर बिजी आए भाई, तो चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट से बात होता ही रहता है, तो बिजी आए तो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो वो भी खाली होकर आपको कॉल बैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है भाई, यदि छात्र के प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी और बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शिक्षण वक्र तेजी से ऊपर उठता है, शिक्षण वक्र कहलाएगा, समान निष्पादन वक्र कहलाएगा, वर्धमान निष्पादन वक्र कहलाएगा, कि ह्रास निष्पादन वक्र कहलाएगा, कि एस आक्रीय वक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्धमान निष्पादन वक्र कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेता है तो उसे कहा जाता है प्रासंगिक सीखना कहा जाता है, मतलब कि एक्सीडेंटल लर्निंग बोला जाता है। अगर भाई किसी विषय के बिना निश्चित उद्देश्य के कोई सीख रहे तो उसे क्या बोला जाता है, बोलते हैं कि उस प्रसंग चल रहा था तो मैं प्रसंग में सीख गया, तो वही इसको क्या बोला जाता है, प्रासंगिक सीखना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में
शिक्षार्थी विशेषताओं के किस समूह सहायक माना जा सकता है? नीचे दिया गया कोड से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, विषय के संबंध में शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव हो, शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्रों के पारस्परिक संबंध, विषय के संबंध में शिक्षार्थी की योग्यता, छात्रा की भाषाई पृष्ठभूमि, निर्धारित ड्रेस कोड का पालन, छात्रों का प्रेरक उन्मुखी। देखो इसमें गलत ना, दो चीज एकदम अलग से दिख रहा है। शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्र, क्या लेना देना भाई, खुद को सीखना है तो क्या अपने परिवार से लेना देना। निर्धारित ड्रेस कोड, सीखने का ड्रेस कोड से क्या लेना देना है, अनुशासन से हो सकता है लेकिन सीखने से कोई लेना देना नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, पांचवा और दूसरा। तो कौन सा पांचवा और दूसरा जिसमें नहीं आ रहा है देख लो भाई, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है, 1 3 4 6, उसमें दूसरा और पांचवा नहीं आ रहा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का। पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान, ये टॉपिक में पढ़ाया हूँ। पियाजे का सिद्धांत आप लोगों के यूट्यूब में भी प्लेलिस्ट डला हुआ है, उसमें मैं पढ़ाया हूँ। वहां अगर आप अच्छे से ध्यान दियोगे, पढ़ोगे तो इसका आंसर आसानी से जान जाओगे। ठीक है, तो वहां प्लेलिस्ट में भी जाके यूट्यूब में देख सकते हैं पियाजे का सिद्धांत, वहां आपको आसानी होगा ये टॉपिक को समझने में। तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो पढ़ोगे तो वहां से आपका आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान खाली स्थान और खाली स्थान की प्रक्रिया से बढ़ता है, आत्मसात से बढ़ता है, अनुकूलन से, मचान से, समायोजन से कि अनुप्रयोग से। ऑप्शन दिया नीचे ए और बी, सी और ई, कि ए और डी और कि बी और सी। तो देखो भाई देख लेते हैं, आत्मसात आपको पढ़ाया गया है, आप जाके देख लेना। अनुकूलन भी पढ़ाया हूँ, मचान भी पढ़ाया हूँ, समायोजन, ये सारे ही टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ। प्लेलिस्ट बना है प्रीवियस पीरियड का, वहां जाके देख लेना। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान किससे किससे बढ़ता है भाई, आत्मसात से बढ़ता है और समायोजन से बढ़ता है। तो ए और डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते या दोहराना बंद कर देते हैं तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। यह नियम क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा भाई, जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते और दोहराना बंद कर देते हैं तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। यह नियम क्या कहलाता है? अनुप्रयोग का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम या संतुष्टि का नियम। भाई देखो वो क्या कर रहे हैं, मतलब प्रभाव नहीं दिख रहा है ना, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, प्रभाव के नियम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम से कौन संबंधित है? तत्परता का नियम। भाई थार्नडाइक का नियम पढ़ाया हूं ना मैं, उससे बताया कि थार्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए हैं। तो तत्परता का नियम दिया है, प्रभाव का नियम दिया है, तो इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है ना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। भाई तत्परता का भी नियम दिया है, प्रभाव का भी नियम दिया है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा इसमें गलत था। ठीक है, तो ये थार्नडाइक का मैं नियम पढ़ाया हूँ, वहां जाके देख लेना, कोर्स में अवेलेबल है, कोर्स में आप जाके देख सकते हो। कोर्स परचेस आप अभी भी कर सकते हो, आज से 10 दिन बाद भी कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी करोगे उतनी ज्यादा आप फायदे में रहोगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन 15, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, छात्रों को अच्छे नोट्स लिखवाने के लिए, विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी करने के लिए, छात्रों में चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई, उत्तीर्ण होने के लिए तो नहीं होना चाहिए, अच्छे नोट्स के लिए नहीं होना चाहिए, संबंधित विषय से संबंधित नहीं, छात्रों में चिंतन शक्ति को विकसित करना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल प्रोपोजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, choose the correct code in indicate your answer. When student fail in a test, it is the teacher who fails. ठीक है भाई, टीचर फेल हो जाएगा अगर स्टूडेंट फेल हुआ तो। एवरी टीचिंग मस्ट एम इट इंश्योरिंग लर्निंग, हाँ होना चाहिए, सीखना होना चाहिए मेन उद्देश्य। देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग, मतलब सीखा जा सकता है बिना सीखे भी, सही बात। देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, बिना पढ़े सीखा जा सकता है क्या भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अ टीचर टीचेस बट लर्न आल्सो, मतलब एक टीचर टीचेस मतलब पढ़ाता है और साथ में सीखता भी है। रियल लर्निंग इम्पाइल्स रूट लर्निंग। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपको, 4 करेक्ट आपको सही देखने हैं, तो 4 ही बस सही देखने हैं भाई, 1 2 3 4। तो इसमें देख लेते हैं भाई क्या क्या सही हो जाएगा। When student fails in a test, it is the teacher who fails। हाँ भाई, टीचर फेल हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं टीचर भी कभी फेलवर में काउंट हो जाता है। एवरी टीचिंग मस्ट एम इट इंश्योरिंग लर्निंग, सीखना होना चाहिए, सही बात है। देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग, सही बात है, बिना टीचिंग के भी अपन सीख सकते हैं। चौथा, देयर कैन बी लर्निंग विदाउट टीचिंग, नहीं ये गलत हो जाएगा। 5 क्या बोलता है भाई,
अ टीचर टीचर्स बट लर्न आंसर, ये भी सही हो जाएगा। रियल लर्निंग इम्पल्स रूट लर्निंग, ये गलत हो जाएगा। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित अभिकथन ए और आर के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन ए, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाता है। धर्म और धन के द्वारा जीवन में उन्नति की जाती, गलत है भाई। ओनली धर्म और धन के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक आपको पढ़ाया हूँ, हॉलैंड का थोड़ी पढ़ाया हूँ, लाइफ स्पेन थ्योरी यूट्यूब में डला हुआ है। यूट्यूब में आप लोगों का जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें डला हुआ है, हॉलैंड का थ्योरी डला हुआ है, लाइफ स्पेन थ्योरी डला हुआ है। तो उसके बेस पे आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं कि हॉलैंड ने क्या बोला है और आप लोग का लाइफ स्पेन थ्योरी क्या बोलता है। चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं भाई, तो ये आंसर आप डायरेक्ट आपको मिल जाएगा भाई। मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखा देता हूं, ये आप लोगों का एक साइड थ्योरी, ये सारी थ्योरी का आंसर मैं पढ़ाया हूँ। लाइफ स्पेन थ्योरी आप लोग का यूट्यूब में ही डाला है ना, और आप लोगों का हॉलैंड का थ्योरी यूट्यूब में ही डाला है, पूरा पढ़ाया हुआ है, और वहां आपको क्या चीज पढ़ते हैं वो दिया हुआ है। तो दोनों को मैं पढ़ाया हुआ हूँ डायरेक्ट, उसके बेस पे आप सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा रोक दिया हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नीचे आपको ऑप्शन क्या दिया उसका लिए भी मैं स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा रोक देता हूँ। ठीक है, नीचे एक और पॉइंट है भाई, ये भी देख लेना, उसके बाद ये सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। चूंकि ये पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ, इस कारण ये मैं क्वेश्चन का आंसर स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19, कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम क्या है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव को स्वीकार करना, बदलाव से निपटने के लिए योजना बनाना। भाई अगर बदलाव को आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, उसी के अगेंस्ट ही योजना बनाओगे तो गलत बात है ना। नई स्थिति का मूल्यांकन करना, चुनौतियों को समझना, ये भी सही बात है, मूल्यांकन करना और चुनौतियों को समझना। फीडबैक मांगना और अपने दृष्टिकोण को लगातार समायोजित करना, ये भी सही बात है। तो कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम क्या होगा, तो सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सही पहला कदम हो जाएगा, और बदलाव को स्वीकार करोगे, ये आपका पहला कदम हो जाएगा। आगे वाले भी सही है, सी और डी भी, लेकिन वो सब आगे के बाद है। पहला कदम आपका क्या हो जाएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव को एक्सेप्ट करना। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक व्यवसायिक रुचि वाले लोग सीखने या बढ़ने में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं। राइट, वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित, नहीं भाई, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथन ए और आर के लिए सही विकल्प चुनिए। सीखने की अनुक्रिया करने के बाद बालक को पुनर्बलन प्राप्त होता है, पुनर्बलन का सीखने पर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएगा। चलिए, मैकडूल ने बालक की 14 पर, ये पॉइंट डायरेक्ट पढ़ाया हूं भाई, ये पॉइंट डायरेक्ट पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, तो मैकडूल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति दिया है, तो उसका वर्णन प्रमुख 5 संबंध संवेग को क्रमबद्ध करना है। भाई आप लोगों को क्लियर कट पढ़ाया हूं, तो इसका आंसर आप लोग देख लेना, कोई सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन 14 आप लोग को यूट्यूब में पढ़ाया हूं, वहां से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, व्यवसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभव पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। यह उन शौकों की पहचान करने में मदद करता है जो कैरियर उन्मुख नहीं हो सकते। यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशल और वरीयताओं का स्पष्ट संकेत प्रदान करते हैं। यह करियर विकल्पों को एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करते हैं। यह केवल उच्च भुगतान वाली नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करते हैं। केवल बोला मतलब गलत, केवल वर्ड आया मतलब गलत। यह कैरियर विकल्पों को एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित किया मतलब ये भी गलत। यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशल और वरीयताओं का स्पष्ट संकेत प्रदान करता है। यह उन शौकों की पहचान करने में मदद करता है जो कैरियर उन्मुख नहीं हो सकते। व्यवसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभव विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या था, ये पढ़ाया हूं मैं, हॉलैंड का सिद्धांत डायरेक्ट पढ़ाया हूं। तो क्या था भाई, कामकाजी लोगों के 6 व्यक्तित्व होते हैं जो 6 कार्य वातावरण में मिल जाते हैं। तो 24 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ाया हूं, जाके यूट्यूब में देख लेना भाई, यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना है प्री बीएड प्री डीलेट का, वहां देख लेना हॉलैंड का सिद्धांत। तो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में और उसी का सिद्धांत पढ़ाया हूं मैं, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 देख लेते हैं भाई, नीचे दिए गए कार्यों को उस उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो व्यवसायिक रुचियों का पहचान और विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। विभिन्न करियर विकल्पों का अनुभव शोध के माध्यम से अन्वेषण करना, व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचियों का पहचान करना, चुने गए व्यवसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना, क्षेत्र में पेशेवरों से सलाह या मार्गदर्शन करना, पिछले अनुभव और उपलब्धि पर विचार करना और प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। तो इसमें आपको क्या करने बोला है, नीचे दिए गए कार्यों को उस उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्रम में व्यवस्थित करने का बात बोला है जो व्यवसायिक रुचियों का पहचान और विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या है भाई, सबसे पहला
करियर विकल्पों का अनुभव शोध के माध्यम से अन्वेषण करना, कि व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचियों का पहचान करना, कि चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना, कि क्षेत्र में पेशेवरों से सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त करना, पिछले अनुभव और उपलब्धि पर विचार करना और प्राथमिकता का निर्धारण करना। तो इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचियों का पहचान करोगे, ठीक है। तो सेकंड, उसके बाद क्या करोगे? पिछले अनुभव उपलब्धि पर विचार करोगे और प्राथमिकता का निर्धारण करोगे। उसके बाद क्या करोगे? विभिन्न करियर विकल्पों का अनुभव शोध के माध्यम से अन्वेषण करोगे। उसके बाद देन अपन आप क्या करोगे? चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा और कौशल प्राप्त करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्रमबद्ध कीजिए। अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, समझदारी, सामान्यीकरण, विषयों की समानता, अध्ययन की विधियां। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण। सबसे पहले आप लोगों का क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई? ये आपको बताना है। तो इसके बाद आप लोगों का क्या हो सकता है? अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग हो जाएगा क्या? कि आप लोगों का समझदारी हो जाएगा, कि आप लोगों का अध्ययन की विधियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा? अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। उसके बाद क्या हो जाएगा? विषयों की समानता। उसके बाद क्या हो जाएगा? समझदारी। उसके बाद क्या हो जाएगा? अध्ययन की विधियां। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा से कौन संबंधित नहीं है? चिंता नहीं है भाई। उपलब्धि की आवश्यकता है, आकांक्षा स्तर है, प्रशंसा है। तो चिंता, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। 28, निम्नलिखित में कौन अधिगम के सबसे प्रभावी कारक है? सरकारी नीतियां, अभिप्रेरणा, अभिरुचि, भौतिक सुविधा। तो क्या क्या है भाई? अधिगम के सबसे प्रभावी कारक अभिप्रेरणा है, अभिरुचि है। तो बी और सी एकदम करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के बी और सी करेक्ट है। तो बी सी किसमें है भाई? बी सी, बी सी, बी सी इसमें नहीं है तो ये गलत, बी सी इसमें नहीं, ये भी गलत। अब ए और बी में देख लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा? सरकारी नीति, अधिगम सीखने के लिए सरकारी नीति का क्या लेना देना है? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति नहीं है? इंटर्नशिप और स्वयंसेवी कार्यों के साथ प्रयोग करना, विभिन्न व्यवसाय की प्रकृति पर शोध करना, नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल अपनी निजी रुचियों पर ध्यान केंद्रित करना। ये तो गलत हो जाएगा, नहीं है तो यही सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर, ठीक है। सलाह करेगा करियर काउंसलर से परामर्श करिए, सही हो जाएगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का सी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए स्किप कर देता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? व्यक्तिगत अंतर के भेद को कम करने के लिए, कि शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना, कि पूर्व ज्ञान का विस्मरण करना, कि पूरी कक्षा को सम्मिलित करना। तो ये था आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर में 30 एमसीक्यूज आए हैं, वो टॉपिक आप लोग का था जिसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। आंसर एक आध दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, लग रहा है कि ये भी आंसर होगा वो भी होगा, उसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आगे हमारा कोर्स लॉन्च है। कोर्स अगर आपको परचेज करना हो तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो तो इस नंबर पे डायल कर लेना 8770123687। इस नंबर पे डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।